नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में ऐलान, 31 मार्च 2026 से पहले करेंगे नक्सलवाद का खात्मा। हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में 39 नए मंत्रियों ने ली शपथ, जिसमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव को मायावती ने दिया समर्थन। कहा, इससे चुनावी खर्च में आएगी बड़ी कमी। दलगत राजनीति से हटकर समर्थन की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, 2005 में यूपीए सरकार चीन के साथ सामरिक साझेदारी के लिए हो गई थी तैयार। 2006 में चीन के साथ व्यापार वरीयता समझौते के लिए सहमत होने का भी लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के संभल में 5 दशक बाद खुले मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भावुक नजर आए श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी ने संभल नरसंहार के दरिंदों को सजा न मिलने पर उठाए सवाल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमित शाह ने रायपुर में पुलिस परेड मैदान में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार 31 मार्च 2026 से पहले राज्य से नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पुलिस नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। अमित शाह ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा तो पूरा देश इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। उन्होंने नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति की सराहना की और नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का अनुरोध किया। 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 1 साल में 287 नक्सलियों को ढेर किया गया, 1000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
गृह मंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी व्यक्ति नक्सलवाद में शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके पास मौका भी है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आए और उनके लिए सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास करेगी। सरकार का स्पष्ट मानना है कि बंदूक के दम पर बदलाव नहीं लाया जा सकता, केवल संवाद ही एक रास्ता है जिसके आधार पर समाधान संभव है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संवाद किया। गृह मंत्री ने हथियार छोड़ने वालों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। अमित शाह ने कहा कि इसको लेकर बेहतरीन नीति जल्द ही सभी राज्यों के साथ साझा की जाएगी। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास की बयार बह रही है। क्षेत्र में नक्सल के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान चला रखा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि बड़ी संख्या में नक्सली खुद का आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बस्तर में ऐसे लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने, जिनके हाथों में कभी बंदूकें थी लेकिन आज हिंसा को छोड़ वो शांति के रास्ते पर है। इस समय अगर आप मेरे साथ देखें तो ये 4 लोग हैं, बस्तर के हैं और किसी समय नक्सलवादी जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए थे, लेकिन उस विचारधारा को छोड़कर शांति की राह इन लोगों ने पकड़ी है। 2006 से 2013 तक का मैं उनके संगठन में रहकर काम किया हूँ। उससे पहले 2006 से पहले गाँव में जो लोकल संगठन होते हैं, DAKMS होता है, वहाँ पे CNM होता है, बालक संगठन होता है और जनता न सरकारें होती हैं, उन सब संगठनों में काम किया। तो वो लोग क्या काम आप लोगों से करवाते थे और किस किस तरह के काम आप लोगों ने किए? बालक संगठन में उनको ज़्यादातर नाच गाना बच्चों को पसंद होता है, तो बालक से संगठन को CNM के रूप में एक नाम दिया जाता है। CNM एक संगठन है। वैसे ही पुरुष जो होते हैं उनको DAKMS संगठन के रूप में जोड़ा जाता है। दंडकरण आदिवासी किसान मजदूर संगठन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन जो KMS कहा जाता है, उस नाम से उनको जोड़ा जाता है। हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी एक संगठन में जोड़ के चलाना होता है। यहाँ मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, कितना बदलाव देखते हैं अपने जीवन में? जंगली जानवर का भय होता है, बिच्छू से भय होता है, हर चीज़ का मतलब एक हर कदम कदम पे एक चुनौती रहता है। जंगल में हम रहते हैं तो 2013 में मैंने सरेंडर किया। उसके बाद से अभी तक का मेरा जो अपना पर्सनल ये है अनुभव है, तो अच्छा लगता है। जंगल में हमको कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ आने के बाद आज अच्छे से अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब कितना बड़ा बदलाव अपने जीवन में देख रहे हैं आप? पहले रोड नहीं था, वहाँ तक रोड भी पहुँच रहा है, वहाँ तक स्कूल बन रहा है, वहाँ तक हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पर आने के बाद देखने को मिला कि ऐसा पूरा विकास बहुत हो रहा है। पहले क्या आपको भड़काते थे कि भाई विकास नहीं हो रहा है, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है? जब आप लोग यहाँ आए, जब देखा, तब आपको महसूस हुआ? पहले वही बोलते थे सर, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, वो विकास नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इधर रोड नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन उन लोग कभी उनको जनता के लिए चावल तक नहीं दिए, ना कुछ बीमार होते थे तब दवाई पानी भी नहीं देते थे। अभी जो इधर का सरकार पहुंच रही तो सब सुविधा अभी मिल रही। सर क्या लगता है कि भाई देश का गृह मंत्री जब आप लोगों से मिलता है और कहता है कि आप लोगों के लिए भी सरकार करेगी, तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है सर, अभी अच्छा लगता है। बड़े बड़े साहब लोग मिल रहे हैं, गृह मंत्री मिल रहा है। कैसा लग रहा है? जंगल में कैसा लगता था? जंगल में रहने से अच्छा नहीं लगता है, डर भी लगता है, कभी मरना है कभी जीना। ये
सोच में आते थे। 2007 में काम किए, 2008 में छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद में अब अच्छा लग रहा है। रोड बन रहा है, अब फुलिया मन बन रहा है, बड़े बड़े साहब मन के साथ मिलने हो रहा है, बात भी करने हो रहा है। अब बढ़िया अच्छा लग रहा है। गृह मंत्रालय का लक्ष्य है कि देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और जो लोग सरेंडर करेंगे उनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं ताकि वो लोग फिर ठीक तरीके से अपना जीवन बिता सकें, अपने बच्चों के साथ रह सकें। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सुकमा, छत्तीसगढ़। बहुजन समाज पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। पार्टी की मुखिया मायावती ने संवाददाताओं से कहा कि इस मामले का दलगत राजनीति से हटकर समर्थन किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि ये पहल राष्ट्र के हित में है। साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। अर्थात इस मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, उचित होगा। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के आर्मी हाउस में एट होम समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। नागपुर स्थित राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में रविवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस दौरान महायुति गठबंधन में शामिल सभी दलों के 39 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। नागपुर स्थित राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें भाजपा के 16, शिवसेना के 9 और एनसीपी के 8 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जबकि 6 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, जिनमें भाजपा के 3, शिवसेना के 2 और एनसीपी का 1 राज्य मंत्री शामिल है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मंत्रियों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, हसन मुंसरिफ, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गुलाब राव पाटिल, गणेश नाइक, दादाजी भुसे, संजय राठौड़, धनंजय मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा, उदय सामंत, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, अशोक उइके, शंभुराज देसाई, आशीष सेलार, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, शिवेंद्र भोसले, मानिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, नरहरि झीरवाल, संजय सावकारे, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, भरत गोगावल, मकरंद पाटिल, नितेश राणे, आकाश फुंडकर, बाबा साहिब पाटिसल, प्रकाश आबिदकर शामिल हैं। जबकि 6 राज्य मंत्रियों में माधुरी मिसाल, आशीष जायसवाल, पंकज भोयर, मेघना बोर्डीकर, इंद्रनील नाइक और योगेश कदम शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सहित अब कुल मंत्रियों की संख्या 42 हो गई है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में किए अपने वादों को पूरा करने की है। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज चीन के साथ संबंधों को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाली
पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने यूपीए सरकार पर वर्ष 2005 में चीन के साथ सामरिक साझेदारी के लिए तैयार हो जाने का आरोप लगाया है। जयशंकर ने पारदर्शिता को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आज जब लोग पारदर्शिता की बात करते हैं तो हमें इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बताया, वर्ष 2005 में यूपीए सरकार के दौरान भारत चीन के साथ सामरिक साझेदारी के लिए तैयार हो गया था। क्या उस वक्त पर इस पर बहस हुई थी? एक ऐसे देश के साथ सामरिक साझेदारी के लिए सहमत होना जिसने आपकी 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा जमा कर रखा है और 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर और दावा करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उस वक्त सेना के लोगों ने इस पर आपत्ति भी व्यक्त की थी। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूपीए सरकार के दौरान 2006 में चीन के साथ व्यापार वरीयता समझौता करने के लिए सहमत होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए तब देश के उद्योग संगठनों से परामर्श किया गया था। सीमा मुद्दे पर पारदर्शिता को लेकर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच सेना हटाने को लेकर 1995 में हुए सुमडोरोंग चू मुद्दे का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त यहां से सेना हटाने के इस फैसले को आज भी भारत सरकार स्तर पर उच्च स्तरीय तक गोपनीय रखा गया है। Today people are talking about transparency. You know, in 2005, and may come as a surprise to some of the younger people in the room, in 2005 we actually agreed with China that we were strategic partners. Now, was there a debate in this country that we should be strategic partners with another country which occupies 38,000 square kilometers of your territory and has claimed to 70,000, 90,000 more? In fact, I remember when the strategic partnership was decided, I had army people come to me and ask me saying, you know, they were scratching their head saying, I mean, explain this to us. Similarly, in 2006, it was agreed that we would start negotiating or look at a preferential trade agreement. Was there consultation with industry on it? No, I don't think so. I mean, today the transparency issue is coming up with regarding to borders. Okay, in 1995, we resolved the Sumdurong-Chu issue. That disengagement agreement of 1995 still has the highest level classification in Government of India. So when people talk to about transparency, let us remember what the history is. और अगले माह प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर में उत्साह है। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से अनेक संगठन कार्यरत हैं। इसलिए एक थैला एक थाली अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके अंतर्गत कार्यकर्ता थैला और थाली एकत्रित कर रहे हैं, जिनका उपयोग कुंभ मेले में होगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ईवीएम पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के आरोपों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। Can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet.
But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना की भी सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ जो हो रहा है वो एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा मानना है कि नया संसद भवन बनाना एक बेहतरीन विचार था। हमें नए संसद भवन की आवश्यकता थी। What's happening with this Central Vista project in Delhi is a damn good thing. I believe constructing a new parliament building was an excellent idea. We needed a new parliament building. The old one had outlived its utility. We need these new central secretariat buildings. It's a good thing. They've built a purpose-built house for the vice president and the prime minister. Now that's not because I'm a BJP spokesperson. I believe that that's the right thing to have been done. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इसी क्रम में रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दिसानायके की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति दिसानायके सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अतिथि राष्ट्रपति अपने भारतीय समकक्ष से भी मिलेंगे। इस साल के एंटी अवार्ड्स यानी न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स में डीडी न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। डीडी न्यूज़ को 5 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं। हिंदी श्रेणी में हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड, स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 की 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज़ को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय अ न्यूज़ चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे जन सरोकार से जुड़कर निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की जाती है। बिना किसी शोर शराबे के तथ्यों के साथ सही और सटीक जानकारी आज भी लोगों की पहली पसंद है। इस बात की तस्दीक करते हुए आपके अपने चैनल डीडी न्यूज को मिले पुरस्कार। इस साल के एंटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज को 5 अलग-अलग श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इस कार्यक्रम में देश के उन जननायकों की प्रेरणादायी कहानी को दिखाया गया जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बूते सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े हैं और इन महान विभूतियों के जज्बे को सम्मानित करते हुए इन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में दिखाया गया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा की जा रही पहल को डीडी न्यूज पर स्वच्छता वॉरियर्स नाम के कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से स्वच्छता सैनिकों की कहानियों के साथ एक सेलिब्रिटी स्वच्छता वॉरियर भी दर्शकों से रूबरू हुए। हिंदी के अलावा अलग अलग डीडी न्यूज को गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज गुजराती के लिए पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम देश के ऐसे विलक्षण लोगों की कहानी बताता है जो तमाम बाधाओं, दुश्वारियों और वर्जनाओं को तोड़ते हुए लोगों के लिए मिसाल बन गए। कार्यक्रम के जरिए दिखाई जाने वाली इनकी प्रेरणादायक कहानियां कई लोगों को निराशा से निकालकर उन्हें राह दिखाने का काम कर रही हैं। डीडी न्यूज ने हर उस क्षण, हर उस आयोजन से आपको जोड़ा जिसने देश का मान बढ़ाया और ऐसा ही ऐतिहासिक आयोजन था भारत द्वारा G20 सम्मेलन की मेजबानी। इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व ने तेजी से आगे बढ़ते भारत की सफलता की तस्वीर देखी।
देश में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग हिस्सों में सफलतापूर्वक सम्मेलन के सत्रों का आयोजन हुआ। विदेश से आए मेहमानों ने हमारे देश की समृद्ध कला और संस्कृति और शक्ति को करीब से जाना। G20 की 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। 22 जनवरी 2024 ये दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन था। इस दिन वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अयोध्या में राम मंदिर में भव्य और दिव्य अनुष्ठान में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। डीडी न्यूज के माध्यम से पूरे देश के साथ साथ विदेश में रह रहे राम भक्त भी इस महान अनुष्ठान का हिस्सा बने। डीडी न्यूज ने इस अविस्मरणीय क्षण से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने रखी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय ए न्यूज चैनल को हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। IndianTelevision.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। NT अवार्ड्स में अंग्रेजी हिंदी न्यूज चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज्यादा चैनलों को शामिल किया गया है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसी कड़ी में रविवार को खेलों के शुभंकर, लोगो, जर्सी और एंथम का अनावरण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के रूप में राज्य पक्षी मोनाल को चुना गया है। इसे मौली नाम दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई मशाल में राज्य पुष्प, ब्रह्मकमल और सदा नीरा गंगा के चिन्ह भी नजर आएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में खेलों के इतने बड़े आयोजन की मेजबानी के लिए हम उत्साहित हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।